दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, हमारे महान देश भारत में घोटाला या लूट या स्कैम फ्रॉड कोई नए शब्द नहीं है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहां हैवानियत की सारी हदें पार करके भी लूटपाट किया जाता है। आज हम आपसे एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जहां पर भारत का हर एक परिवार ठगा जाता है, लेकिन कोई बड़े स्तर पर एवं कोई छोटे लेवल पर। क्या आपको अंदाजा भी है कि हम जिन्हें भगवान का एक रूप समझते हैं, जिन्हें हम भगवान का दर्जा देते हैं, वो एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर की। चाहे गरीब हो या मध्य वर्गीय परिवार हो या अमीर व्यक्ति हो, सब कोई इसके शिकार होते हैं। लेकिन जो पैसे वाला है वो तो झेल लेता है, लेकिन बेचारा गरीब और मध्य वर्गीय परिवार तो एक बीमारी ठीक कराने के चक्कर में और बीमार होते चला जाता है। आज बहुत सारे खुलासे करने वाला हूं, बहुत कुछ बताने वाला हूं आप सबको। दोस्त, वैसे तो इस क्षेत्र में कई तरह से लोगों को लूटा जाता है, लेकिन इसको साधारण बनाने के लिए दो भागों में बांट रहा हूं। एक है जनरल और दूसरा इमरजेंसी। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं। हॉस्पिटल छोटा हो या बड़ा या किसी डॉक्टर का पर्सनल क्लिनिक, जहां भी आप जाएं वहां जाते ही पहले छोटा सा चार्ज पे करना होता है डॉक्टर के फी के नाम पर। इसके तुरंत बाद बहुत जगह तो डॉक्टर को बिना मिले ही कुछ जांच फिक्स है। एंट्री करते वो टेस्ट आपको कराना ही होगा और फिर डॉक्टर से मिलते कुछ टेस्ट और कराने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं टेस्ट की बात क्यों कर रहा हूं, बिना टेस्ट के डॉक्टर बीमारी कैसे पहचान पाएगा। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि लगभग 50% टेस्ट यूजलेस होते हैं, जिन्हें डस्टबिन टेस्ट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर डॉक्टर ने क्यों सलाह दिया उसे कराने का। तो मैं बता दूं कि डॉक्टर एंड हॉस्पिटल्स की कमाई के जरियों में एक बड़ा रोल प्ले करता है ये मेडिकल टेस्ट भी। जहां जहां फिक्स लैब में आपको टेस्ट कराने को भेजा गया, वहां वहां से डॉक्टर्स को 40 से 60% तक का कमीशन फिक्स रहता है। आप गरीब हैं या अमीर, फर्क नहीं पड़ता। कर्ज लेकर जांच करा रहे हैं या भीख मांगकर या जमीन बेचकर या जेवर बंधक रख के, आप जब तक के डस्टबिन टेस्ट नहीं कराएंगे, डॉक्टर साहब दवा नहीं लिखेंगे। अब जब दवा यानी मेडिसिन की बात आ ही गई, तो मैं आपको बता दूं कि एक सामान्य डॉक्टर भी आपको जो दवा लिख रहा है, उससे भी उसकी बड़ी कमाई हो रही होती है। आइए अब इसे समझाता हूं कि ये कैसे दवा लिख के भी कमा रहे होते हैं। अगर आपको पैरासीटामोल की जरूरत है तो ये पैरासीटामोल नहीं लिखेंगे, ये किसी ब्रांडेड कंपनी की दवा का नाम लिखेंगे, क्योंकि उस ब्रांडेड कंपनियों से बहुत अच्छा कमीशन एंड गिफ्ट और रिवार्ड मिल रहे होते हैं इन्हें। फॉरेन ट्रिप भी इन्हें खूब मिलते हैं उन कंपनियों के द्वारा। यहां भी इन्हें मतलब नहीं कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी हालत क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये वही करेंगे जिसमें इन्हें फायदा होगा। अगर उन ब्रांडेड कंपनियों के दवा के बदले सेम कंपोजिशन का जेनरिक दवा लें तो लगभग 70 से 80% कम मूल्य में हो जाएगा। और लैब टेस्ट उन दोनों कंपनी के दवाओं का अगर कराएंगे तो 1% का भी अंतर नहीं आएगा, दोनों सेम होंगे, लेकिन प्राइस में लगभग 70 to 80% का अंतर होगा। कभी जेनरिक दवा और ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर हम विशेष बात करेंगे। दोस्त, बहुत अच्छी कमाई होती है इनकी दवा कंपनियों के द्वारा। इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा के नाम पर भी अच्छी कमाई होती है। दलाली एवं और भी कई सारे सोर्सेज हैं इनके अनावश्यक लूटपाट के। ये जो दो प्रकार की अवैध कमाई है, ये लगभग सभी के साथ होता है, लेकिन छोटा छोटा होता है सो समझ में नहीं आता, लेकिन बड़ी संख्या में उनके पास लोग जाते हैं सो उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। यह जनरल तरीका हो गया। दूसरा है इमरजेंसी तरीका। इसमें इतनी बड़ी मात्रा में इनकी कमाई होती है कि शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो अनावश्यक सर्जरी के नाम पर, जहां जरूरत नहीं वहां भी ऑपरेशन एवं सर्जरी करा के बहुत अधिक चार्ज किया जाता है। साथ ही आईसीयू एंड इमरजेंसी एंट्री के नाम पर एक दिन का बहुत ज्यादा पैसा लिया जाता है। हॉस्पिटल में एंट्री करते वक्त फॉर्म भरना होता है और मरीज के इमरजेंसी वार्ड में जाने से पहले ही मोटी रकम ऐंठ ली जाती है। गरीब तो वहीं मर जाता है, लेकिन फिर भी परिजन मोह में पैसे उधार लेकर इलाज कराते हैं। पूरा जीवन उस कर्ज एवं ब्याज को चुकाने में ही उनका बीत जाता है। मैंने खुद देखा है, इमरजेंसी वार्ड में कुछ ऐसे दवा एवं इंजेक्शन आपसे मांगे जाते हैं जो काफी महंगे होते हैं और उसे बिना यूज किए ही वैसे ही पैक करके फिर से मेडिकल स्टोर में भेज दिया जाता है। आपका पैसा तो गया, लेकिन वह अनावश्यक दवाएं थी, उससे डॉक्टर का इलाज हुआ, ना कि आपके मरीज का।
दोस्त शर्म आती है इन सब बातों पर चर्चा करते हुए भी, लेकिन लुटेरे नहीं शर्माते। ये व्यवसाय आज सबसे प्रॉफिटेबल व्यवसाय हो गया है। हमारी आपकी मजबूरी का भयानक फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन दुखद स्थिति यह है कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, सबको इससे फायदा किसी न किसी रूप में पहुंच रहा है, इसलिए इसका निदान संभव नहीं दिख रहा है। मुझे राजीव दीक्षित के कुछ बातें याद आती हैं, जो खुलेआम कुछ कंपनियों के नाम लेकर चैलेंज करते थे और सच बोलते थे। उनको लीगल तरीके से चैलेंज करने की औकात तो किसी में भी नहीं थी, लेकिन अंजाम क्या हुआ आप सभी जानते हैं। दुर्भाग्य कि राजीव दीक्षित की बातों को दोहराना भी नहीं चाहते हैं हम। सलाम है आजाद भारत के इस महान क्रांतिकारी को, इनके ऊपर भी बहुत जल्दी केस स्टडी लेकर आऊंगा मैं। दोस्त, अगर बात करें कि मेडिकल सेक्टर का ये लूट रुकेगा कैसे, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जागरूकता की जरूरत है। इसके लिए हमें बोलना होगा, सच का साथ देना होगा, डॉक्टर्स को एक्सपोज करना होगा, हॉस्पिटल को चैलेंज करना होगा, जेनरिक दवाओं का यूज करना होगा, अनावश्यक खर्च पर बोलना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। गवर्नमेंट को इसके लिए अगर एक्टिव करना है तो सोशल मीडिया से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। दूसरा, मोदी सरकार में तो जेनरिक दवाओं के लिए सराहनीय कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी बाकी बहुत कुछ अनदेखा किया जा रहा है। हेल्थ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 61वां है। पहले से तो सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे सुधार एवं जागरूकता की जरूरत है। कुछ हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स भी इंसानियत अपनाकर गरीबों के लिए काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके संख्या बहुत ही कम है। अभी और भी इस पे बात करेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।